बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे चार्ल्स लॉ के बारे में। इससे पहले हमने डिस्कस किया था बोयल्स लॉ के बारे में। बोयल्स लॉ ने भी अपना एक रिलेशनशिप दिया था जो कि गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में था। इसी तरह चार्ल्स लॉ ने भी अपना एक रिलेशनशिप दिया है जो कि गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में है, जो उन्होंने 1787 में दिया है। 1787, जो कि बाद में चार्ल्स ने इससे अपना एक लॉ बनाया। और इस लॉ में वो क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। इसमें ये क्या कहता है? इसमें ये कहता है कि हमारे पास जो वॉल्यूम होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर के। और प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर हमारे पास चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये चार्ल्स लॉ ने एक रिलेशनशिप दिया है। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है कि गिवन मास। अब गिवन मास का मतलब क्या होता है? तो गिवन मास हमारे पास वो मास होता है जो हमारे पास गिवन होता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर मैं एग्जांपल लेना चाहता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है। ये क्या है? ये हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें 5 kg का गैस फिल है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास गिवन मास है। इसी तरह हमारे पास एक और सिलेंडर है, इसमें 10 kg का गैस फिल है। तो ये भी हमारे पास गिवन मास है। वट एवर आपके पास जो भी मास होता है वो आपका गिवन मास होता है। तो गिवन मास का कंसेप्ट ये है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। आपके पास प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए और वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। लेट्स सपोज हमारे पास एक सिलेंडर है, यहाँ पर हम एक और सिलेंडर लेना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें हमारे पास 1 kg का गैस फिल है, 1 kg का गैस फिल है और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास ज़्यादा होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम हमारे पास कम या ज़्यादा होगा। तो ये डायरेक्ट रिलेशन है। अब चार्ल्स ने अपना एक मैथमेटिकल फॉर्म भी दिया है कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ से हम ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करेंगे और यहाँ से हम इक्वलिटी का साइन लगाएंगे। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो V इज इक्वल टू, यहाँ पर हम K लगाएंगे। ये K क्या है? ये हमारे पास कांस्टेंट है। तो V इज इक्वल टू KT। अब यहाँ से हम K की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो K इज इक्वल टू V बाई T। ये हमारे पास एक रिलेशनशिप है। तो Kc इज कॉल्ड, तो Kc इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। Kc हमारे पास चार्ल्स लॉ का एक कांस्टेंट है। When the volume is changed from V1 to V2 by changing the temperature from T1 to T2, then the relationship can be written in the following form. अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे V1 से V2 तक तो हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो भी इंक्रीज होगा T1 से T2 तक। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। तो इससे हमारे पास एक और रिलेशनशिप आ जाता है कि V1 और T1 इज इक्वल टू V2 और T2 इज इक्वल टू Kc। T1 हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर है, T2 हमारे पास फाइनल टेम्परेचर है। V1 हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम है, V2 हमारे पास फाइनल वॉल्यूम है। इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं कि V1 किस तरह आता है, V2 किस तरह आता है, T1 किस तरह आता है, T2 किस तरह आता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इस रिलेशनशिप से हम चार्ल्स लॉ को एक और टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। हमारे पास
अगर हमारे पास अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसका जो रेशो होगा वो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब किस तरह हमारे पास वॉल्यूम V1 से इंक्रीज होता है V2 तक, तो इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। चार्ल्स ने अपने लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी दिया है जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, ये चार्ल्स ने अपने लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है और इसका वॉल्यूम हमारे पास इनिशियली 1 है, इनिशियली इसका वॉल्यूम 1 है और इसका जो टेम्परेचर है वो T1 है। यहाँ पर हमारे पास इस सिलेंडर को हमने सील किया हुआ है और यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि फ्रैक्शनलेस पिस्टन है। ये क्या है, फ्रैक्शनलेस पिस्टन है हमारे पास। और फ्रैक्शनलेस पिस्टन का क्या मतलब है, क्या जब हमारे पास सिलेंडर के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाता है और जब प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आता है। तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनलेस पिस्टन। तो इनिशियली हमारे पास जो गैस का टेम्परेचर है, इनिशियली हमारे पास इस सिलेंडर का जो टेम्परेचर है यहाँ से जो हमने हीट प्रोवाइड किया हुआ है वो 25 डिग्री सी है, 25 डिग्री सी है और 25 डिग्री सी में इसका जो वॉल्यूम है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब है। वो क्या है, 50 सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे T2 तक तो इसका वॉल्यूम हमारे पास कितना इंक्रीज होगा। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे 50 डिग्री सी तक तो इसका जो वॉल्यूम होगा बस 62.5 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इसका वॉल्यूम भी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये पिस्टन ऊपर की तरफ चला गया है। ये क्यों चला गया है, जब हम हीट को प्रोवाइड करते हैं यहाँ से हम मोर एंड मोर हीट को यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल मौजूद है, गैस के मॉलिक्यूल मौजूद है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। जब गैस मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो जाती है तो इसका जो रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन का क्या मतलब है कि मॉलिक्यूल इधर उधर इधर की तरफ जाते हैं और इसका जो कोलिजन है वो इंक्रीज हो जाता है। जब इसका कोलिजन इंक्रीज हो जाता है तो सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर प्रेशर भी इंक्रीज होता है और जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो ये पिस्टन ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ चला जाता है और हमारे पास वॉल्यूम V1 से V2 तक इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर आप लोग आसानी के साथ देख सकते हैं, डायग्राम में आप लोग आसानी के साथ समझ सकते हैं कि यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज है और यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज है और यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज है। तो ये चार्ल्स ने अपने लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया है। अब हम डिस्कस करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। तो यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया हुआ है कि यहाँ पर वॉल्यूम है हमारे पास, यहाँ पर टेम्परेचर है हमारे पास, यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिया हुआ है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम लिया हुआ है। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी हमारे पास इंक्रीज है। जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम भी डिक्रीज होता है। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो जाता है जो कि हमारे पास रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को। इसी तरह हमारे पास डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ चार्ल्स लॉ भी मौजूद है। हम डायग्रामेटिकली चार्ल्स लॉ को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है इंक्रीज इन वॉल्यूम। यहाँ पर जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो हमारे पास टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। वॉल्यूम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ हमने बड़ा सा वी बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल इंक्रीज है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास इंक्रीज है। और अगर इसके अपोजिट साइड पर आप लोग देख ले तो यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज है तो यहाँ पर टेम्परेचर भी बिल्कुल डिक्रीज है। तो इससे हम एक रिजल्ट आखिर कर सकते हैं कि इंक्रीज इन वॉल्यूम या इंक्रीज इन टेम्परेचर जब हमारे पास
टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे पास वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली हमारे पास इंक्रीज होगा। लेकिन प्रेशर क्या होना चाहिए? प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये हमारे पास सिंपल चार्ल्स लॉ था। ओके, थैंक्स।